Hello friends, so I welcome you for another lecture which is on continuity equation. फ्लूइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक है continuity equation. तो देखते हैं ये क्या होता है. तो बेसिकली जो continuity equation है आपका ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मास पे. ठीक है, किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मास. देखिए तीन क्वांटिटी ऐसी हैं जो कि कंजर्व होती है, मतलब यदि वो प्रोसेस होती हैं तो वो एज इट इज़ रहती हैं, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं होता है. पहली क्वांटिटी मास जो कि कंजर्व होता है, मतलब कोई प्रोसेस हो रही है तो जो मास प्रोसेस से पहले होगा वही मास प्रोसेस के बाद होगा. ठीक है. दूसरी चीज़ होती है एनर्जी. ठीक है, जो एनर्जी एनर्जी एक दूसरे के फॉर्म में चेंज हो सकती है, लेकिन जो एनर्जी का समेशन पहले होगा, प्रोसेस हुई है उससे पहले होगा, उतना ही एनर्जी प्रोसेस होने के बाद में होगा. हाँ, ये जरूर है कि एनर्जी की जो फॉर्म है वो एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं. तीसरी जो क्वांटिटी है वो है मोमेंटम. तो मोमेंटम का भी कंजर्वेशन होता है. तो यहाँ पे हम स्पेशली बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मास की. तो कंटिन्यू इक्वेशन क्या कहता है, मैंने सिर्फ स्टेटमेंट नहीं लिखा है लेकिन मैथमेटिकली आपको समझाता हूँ. पहले आप सुनिए स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट ये कहता है कि मास फ्लो रेट जो होता है अक्रॉस एवरी सेक्शन विल बी कांस्टेंट. ठीक है, जो मास फ्लो रेट है वो हर सेक्शन में क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा. ठीक है, अब कैसे इक्वल होगा वो देखते हैं. तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि मास फ्लो रेट, पहली बात तो ये समझ में आना है आपको, मास किसी चीज़ में यदि रेट लग जाता है इसका मतलब वो पर यूनिट टाइम में आप उसको देख रहे हैं. जैसे मास फ्लो रेट मतलब मास पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम फ्लो रेट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. तो रेट लग गया इसका मतलब वो पर यूनिट टाइम से हम जनरल केस में. अब आप यदि इसमें देखेंगे तो इसमें कंटिन्यू इक्वेशन का क्या मतलब, कंटिन्यू इक्वेशन का कहना ये है कि जो मास फ्लो रेट यहाँ पर होगा वही मास फ्लो रेट यहाँ पर होगा, वही मास फ्लो रेट यहाँ पर होगा, वही मास फ्लो रेट, मतलब हर सेक्शन में जो मास फ्लो रेट होगा वो कांस्टेंट होगा. मान लीजिए पहले पॉइंट पे मास फ्लो रेट 5 kg पर सेकेंड है, तो दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पे, चौथे पे 5, अब जितने भी इसमें सेक्शन कंसीडर करेंगे उन सारे सेक्शन पे मास फ्लो रेट होगा वो 5 kg पर सेकेंड ही रहेगा. मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया. अब कंटिन्यू इक्वेशन के कुछ अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो देखते हैं कंटिन्यू इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं. जैसे इसमें कंटिन्यू इक्वेशन का एक फॉर्म ये है, सबसे पहले m.1 इक्वल्स m.2. डॉट इसलिए लगाया जाए, जैसे आप रेट दिखाते हो तो उस पर ऊपर डॉट लगा दोगे तो इसका मतलब वो रेट शो कर रहा है. तो हमने यहाँ पे दो सेक्शन कंसीडर किया, एक सेक्शन 1.1 कंसीडर कर लिया, एक सेक्शन 2.2 कंसीडर. ये आप कहीं पे भी कंसीडर कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है. तो कंटिन्यू इक्वेशन कहता है कि मास फ्लो रेट एट सेक्शन 1.1 मस्ट बी इक्वल टू द मास फ्लो रेट एट सेक्शन 2.2. जो मास फ्लो रेट सेक्शन 1 पे हो रही होगी वही मास फ्लो रेट सेक्शन 2 पे हो रही होगी. तो ये चीज़ हमको समझ में आता है. तो हमने m1 इक्वल्स m2 लिख लिया, आपको इसमें दिखाया भी गया है मास फ्लो रेट पर kg पर सेकेंड. उसके बाद मास को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. ठीक है, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है आपने, अब जैसे m1 है तो m1 को मैं लिख सकता हूँ ρ1 q1 और m2 को लिख सकता हूँ ρ2 q2. देखिए इसका क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक समझिए. इसमें ρ1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. और q1 q2 रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्चार्ज को, डिस्चार्ज एट सेक्शन 1 और डिस्चार्ज एट सेक्शन 2 रिस्पेक्टिवली. तो यदि मैं r1 q1 किस तरह से है वो लॉजिक समझते हैं हम. r1 q1 किस तरह, तो r1 का मतलब ये सॉरी ρ1 q1 किस तरह से आया, तो ρ1 q1 को समझते हैं इसका लॉजिक. अब रो क्या है, m/v. अब देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिखाया है. तो ρ1 की जगह क्या आ जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम. इस तरह डिस्चार्ज q1 q2 डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डिस्चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मास अपॉन वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम. मैंने क्या लिख दिया, मास अपॉन वॉल्यूम, किसकी जगह लिख दिया, डेंसिटी की जगह, और डिस्चार्ज की जगह क्या लिख दिया, वॉल्यूम अपॉन टाइम. तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मास अपॉन टाइम. तो यही m1 भी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास अपॉन टाइम. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मास फ्लो रेट की जगह क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई डिस्चार्ज. तो इस तरह से आपका ρ1 q1 इक्वल्स आ गया ρ2 q2. समझ में आता है. अब जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है, अब डिस्चार्ज को मैं किसी और टॉपिक बताऊंगा. डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी. एक्चुअल डिस्चार्ज होता है उसको हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम अपॉन टाइम से डिवाइड करके, और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी. तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो Q1 है उस Q1 की जगह ये लिख सकता हूँ, एरिया इंटू वेलोसिटी लिख सकता हूँ नहीं. तो मैंने Q1 की ρ1 की जगह ρ1 रहा, और Q1 की जगह लिख दिया A1 B1. इसी तरह ρ2 की जगह ρ2 रहा, और Q2 की जगह लिख दिया A2 B2. तो ये आ गया आपका, जिसमें आपका V1 B2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी. V1 रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी एट सेक्शन 1.1 और V2 रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी एट सेक्शन 2.2.
अब एक चीज़ और समझते हैं, यदि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब क्या है, जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा हो, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, डेंसिटी एट पॉइंट 1 और डेंसिटी एट पॉइंट 2 क्या होगी, बराबर होगी, तो ρ1 इक्वल्स ρ2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ρ1 और ρ2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, A1 B1 इक्वल्स A2 B2। अब आप देख सकते हो इसके तीन फॉर्म हो गए एक तरह से देखा जाए। एक फॉर्म तो ये होगा M1 इक्वल्स M2, इसको जनरली मतलब यूज़ नहीं करते हैं। एक फॉर्म है सबसे यूजेबल ये वाला, जिसमें ρ1 A1 B1 इक्वल्स ρ2 A2 B2। तो ये किसके लिए जनरली यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, और कंप्रेसिबल फ्लूइड में क्या आते हैं, गैसेस आते हैं। इसी तरह आपका दूसरा पॉइंट यदि मैं देखूं तो एक इसका एक्सप्रेशन ये हो गया, A1 B1 इक्वल्स A2 B2, ये किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में आपके क्या आते हैं, लिक्विड्स आते हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।